बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा ब्रीफली समझाने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले चंद महीनों में क्या प्लान तैयार किया गया है, किस तरीके से पाकिस्तान की सियासत में तब्दीलियां लाकर एक ऐसी हुकूमत को लाया जाएगा जिससे पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा बहरान है, ख्वाह सियासी बहरान है, ख्वाह माशी बहरान है, ख्वाह सिक्योरिटी बहरान है, ये बहरान ख़त्म नहीं होंगे बल्कि इसमें बदतरीन किस्म का इजाफा एक्सपेक्टेड है। ये प्लान क्या है और किस तरीके से ये सारा गेम पाकिस्तान के अंदर खेला जा रहा है, और कौम चूंकि बहुत ज़्यादा समझदार है, काफ़ी सारे लोग इन सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन जो गेम और जो प्लान तैयार किया गया है उसमें सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट पे एतराज़ किया जाता है कि ये सारा गेम एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इसमें अकेला नहीं है, इसमें आपके जजेस भी शामिल हैं। और जिस तरीके से आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिस तरीके से इसका हिस्सा है, वो भी मेरे ख्याल में आप लोगों को खुलकर अभी सामने सारी चीज़ें आ चुके हैं। पिछले चंद दिनों के दौरान उस हाई कोर्ट से जो फैसले हुए और नवाज शरीफ को जिस अंदाज से रिलीफ दिया जा रहा है, जिस तरीके से नवाज शरीफ के केसेस को डील किया जा रहा है, जिस तरीके से इमरान खान के साथ जो कुछ किया जा रहा है, मेरे ख्याल में कौम इतना बेवकूफ़ भी नहीं है, लोग इन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। प्लान क्या है, मसाइल, असल में मसला क्या है? बुनियादी तौर पर मसला यह है कि इमरान खान किसी भी सूरत में अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं है। साइपर अभी आप लोगों को भी इसका इल्म है कि साइपर है क्या चीज़। साइपर अमेरिका की तरफ से एक धमकी दी गई थी कि इमरान खान जो अमेरिका मुखालिफ है और वो पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल कर, ये जो अमेरिका के ज़ेर असर है वहाँ से निकाल कर पाकिस्तान को आगे एक तरक्की याफ्ता ममालिक के सब में खड़ा करने के लिए एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ अमेरिका को किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसी बुनियाद पे फिर आप लोगों ने देखा कि जब ये साइपर आया और इमरान खान ने उसको पब्लिक कर दिया, कौम के सामने इन सारी चीज़ों को लाया गया, तो उसके बाद फिर इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए पीडीएम को इस्तेमाल किया गया। पीडीएम ने भरपूर साथ दिया ताकि अमेरिका को खुश किया जा सके, और उसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, मतलब ये सारे लोग इस पूरे प्लान का हिस्सा थे। और आप लोग देख चुके थे कि किस तरीके से सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो गए। चूंकि इमरान खान चीन और रशिया की तरफ एक दुनिया के अंदर दो ब्लॉक बन गए हैं, चाइना और रशिया का है और अमेरिका का है, तो इमरान खान रशिया और चाइना की तरफ चले गए और उनकी ये कोशिश थी कि रूस के साथ कुछ ऐसे मुआहिदे करेंगे जिसके ज़रिए पाकिस्तान को कुछ अर्जान किस्म के नरखों पे तेल भी मिलेंगे, गैस भी मिलेगा और गंदम भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें एक रिलीफ पाकिस्तानियों को मिल जाएगा। चाइना के साथ तो ऑलरेडी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अमेरिका ने जब देख लिया कि इमरान खान अपने मुल्क को इन सारी चीज़ों से निकालकर उसी तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने ये रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर कराया। और अभी इमरान खान क्यों जेल में पड़ा है, क्यों इमरान खान को सज़ा दी जा रही है, और ये एक्सपेक्टेड है कि इन जजेस के ज़रिए इमरान खान को सज़ाए मौत भी दी जाए, का ऐलान किया जा सके, इमरान खान को उम्र कैद भी दिया जा सके। ये तो आने वाले चंद दिनों में ये सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। लेकिन बुनियादी तौर पे इमरान खान पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क के रास्ते पे गामजन करने के लिए उसने इकदाम शुरू कर दिए थे, और पाकिस्तान के दुश्मन किसी भी सूरत में इस चीज़ को तस्लीम करने या मानने या देखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 76 साल से उन्होंने पाकिस्तान को अपने एक हाथ के नीचे रखा, अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश की, और वो सारी चीज़ें इसी वजह से हम न तरक्की कर सके। आप देखिए 88 में डॉलर की कीमत अगर 20 रुपये था, तो आज 2023 में उसी डॉलर की कीमत आज 280 रुपये है, हालांकि ये 350 तक बात पहुंच गई थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को 88 से लेकर आज तक इन दो ख़ानदानों के ज़रिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून,
یہ دو خاندان ہیں، ان دو خاندانوں کے ذریعے پاکستان کو کس مقام تک پہنچا دیا، پاکستان کی اکانومی تباہ کر دی، پاکستانی قوم کو تباہ کر دیا، پاکستانی قوم کے مشکلات میں اضافہ کر دیا، یعنی 88 سے لے کر آج تک یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں تو ان دو خاندانوں کے ذریعے پاکستان کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ ابھی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ امریکہ کہاں سے آیا؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے مہینے کی بات ہے، اتنا مطلب دور نہیں جائیں گے، پچھلے مہینے پاکستان میں امریکی سفیر اسلام آباد سے مری پہنچ گیا، وہاں پہ مریم نواز سے اکیلے میں ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد پھر چند دن کے بعد نواز شریف نے پاکستان واپسی کا اعلان کر دیا۔ مبینہ طور پہ جب یہ ریجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو اس سے پہلے بھی امریکن کی لندن میں نواز شریف سے ملاقاتیں ہوتی رہی، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف اس پوری گیم کا امریکن کے ساتھ مل کر وہ ایک بڑا حصہ بن چکا تھا۔ ابھی نواز شریف کو اقتدار میں امریکن لے کر آنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ امریکن کے ساتھ اس نے کافی سارے وعدے کیے ہیں۔ یہ وعدے کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ساری چیزیں بھی قوم کے سامنے بہت جلد آ جائے گی، کیونکہ ان چیزوں کو چھپانا ناممکن ہوتا ہے۔ جب یہ ایکشن لیں گے تو اس کے بعد وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آئیں گے، لیکن اس سے پاکستان اور پاکستانی قوم کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیں، نواز شریف کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی بحران میں مزید شدت آ جائے۔ نواز شریف کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی مشکلات میں مزید شدت آ جائے۔ نواز شریف کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا تو اس سے معیشت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیکیورٹی پر بھی اثرات پڑیں گے، اور پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہوگی۔ ابھی یہ ڈیپینڈ کرنا ہے، یہ پاکستانی قوم کو ابھی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، سائپر کے اندر پی ڈی ایم نے 16 مہینوں میں کوشش کی، نگران حکومت کے ذریعے کوشش کی، اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی، لیکن عمران خان کے خلاف ایک پائے کا کرپشن ثابت نہ کر سکا، نہ نکال سکا۔ اسی وجہ سے جتنی بھی کیسز عمران خان کے خلاف بنائی گئی اس میں کوئی جان نہیں ہے کہ اس میں عمران خان کو سزا دیا جا سکے۔ اسی وجہ سے اس سائپر کو بنیاد بنا کر ایک خفیہ ٹرائل کیا جا رہا ہے تاکہ قوم اس کو نہ دیکھ سکے۔ اگر اس سائپر کے اندر کوئی اگر جان ہوتی، اس میں کوئی حقیقت ہوتی، تو پھر اس کا خفیہ ٹرائل نہ کیا جاتا، وہ قوم کے سامنے ساری چیزیں ہوتی، لیکن بنیادی طور پہ قوم کے سامنے چونکہ اس میں حقیقت نہیں ہے، قوم سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، تو اسی وجہ سے خفیہ ٹرائل کے ذریعے ان ججز، کچھ ججز ہیں، دیکھیں بڑے ایماندار قسم کی ججز ہیں پاکستان کے اندر۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اسی طرح جسٹس وحید وغیرہ اس قسم کے لوگ بھی سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں۔ تو ان ججز کے ذریعے کچھ ایسی ججز ہیں جس کے ذریعے انہوں نے پہلے بھی جج دلاور آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا عمران خان کو جو سزا دی گئی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے وہ نواز شریف کو ریلیف دے رہے ہیں، اور کس طریقے سے عمران خان کے کیسز کو میں مشکلات کریٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عمران خان اور ان کے وکلاء نے بار بار اعتراض کیا، بار بار عدم اعتماد کیا کہ وہ ہمارے کیسز کو نہ سنیں، اس کے باوجود وہ عمران خان کے کیسز سن رہے ہیں اور کسی اور جج کو ان کے کیسز نہیں بھیج رہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس پورے پلان کا بظاہر یہ ججز بھی اس کا حصہ ہے، اور جو عمران خان کی بہن بتا رہی تھی کہ لندن کے اندر پلان نہیں، ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت اس میں امریکن بھی شامل ہیں، اور امریکن نواز شریف کو پاکستان کے اندر اقتدار میں لے کر آ رہے ہیں۔ ابھی فرض کریں، یہ بھی ایک بڑا جنون ایک بنیادی سوال ہے، اگر پاکستانی قوم اس معاہدے کو مسترد کرے اور پاکستانی قوم الیکشن کی دن بھرپور طریقے سے گھروں سے نکل آ جائے، 70-80% پاکستانی نکل آ جائے اور وہ اپنے ووٹ کا استعمال کرے، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ دھاندلی تو ہو سکتی ہے 5 سے 15% تک، 5 سے 15% تک دھاندلی ہو کر نتائج تبدیل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر 80% پاکستانی قوم فرض کرے اگر نکل آئے الیکشن کی دن اور انہوں نے ووٹ کا استعمال کیا اور اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے، پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے، پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق ایک ایسے لیڈر کو لانے کی کوشش کی جو امریکن پلان کے خلاف اگر ہوگا، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر وہ لیڈر فرض کرے آ جائے
डेफिनेटली इमरान खान ही है, और जमात इस्लामी 2 जमातें हैं, बाकी तो सारे अमेरिकन प्लान का हिस्सा थे रिजीम चेंज ऑपरेशन में। सिर्फ ये 2 जमातें नहीं थे, और एक जमात को गिरा दिया और दूसरी जमात उसका हिस्सा नहीं थे, जमात इस्लामी। तो परस करे इमरान खान आ जाए 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और वो आइन के अंदर ऐसी तरामीम करे कि इन तमाम इदारों को आइन के नीचे लेकर आए और पाकिस्तानी कौम को एक तरक्की के रास्ते पर डालने की कोशिश शुरू करे, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में फिर ये होगा कि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो ताबनाक बन सकता है। लेकिन ये होगा कैसे? देखिए, अभी कौम के पास मेरे ख्याल में गुंजाइश नहीं है। या तो आप लोगों को इसी तरह अमेरिकन गुलामी की नीची जिंदगी गुजारने के लिए जो कुछ आपको बताया जा रहा है वही करेंगे, या अगर आप लोग अपने फ्यूचर को ताबनाक बनाने के लिए, मतलब अपने बच्चों की फ्यूचर को ताबनाक बनाने के लिए अपना एक फैसला करेंगे कि हम बहैसियत कौम अभी अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। हम किसी लंदन एग्रीमेंट या प्लान को नहीं मानते, हम अमरीकी सफीर की मरियम नवाज से मुलाकातों को नहीं मानते, हम अपनी मर्जी से अपने हुक्मरान को चुनकर लेकर आएंगे। तो फिर उसी सूरत में मेरे ख्याल में दांधली करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान के साथ ये गेम खेला जा रहा है कि उनको इन्हीं जजों के जरिए, जिस तरह के जज दिलावर था उसी तरह के जजेस मौजूद हैं बदकिस्मती की वजह से पाकिस्तान में, तो उनके जरिए इमरान खान को अगर सजाए मौत की या उम्र कैद की सजा दी गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े ईमानदार किस्म के जजेस मौजूद है। ये नहीं कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जिसको आप लोगों को पता है कि वो कानून और आइन के साथ खड़े रहने वाला जज है, उनको जिस तरीके से पायजीसा साहब, आई डोंट नो, वो पायजीसा साहब कौम को बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ जो कंप्लेंट दायर किया गया था, बाकी अगर दीगर कंप्लेंट भी होंगे, लेकिन एक कंप्लेंट एक दहशतगर्द का वकील है उसने दायर किया है, कोई दाऊद नाम है उसका, और दहशतगर्द वही दहशतगर्द है जिसने इमरान खान पे फायरिंग की थी। उस दहशतगर्द की वकील ने अगर इस जज साहब के खिलाफ कंप्लेंट दायर की है तो आप खुद ही सोच ले कि ये कितना ईमानदार जज होगा। लेकिन अगर जस्टिस पायजीसा साहब ने अगर ये काम कर दिया, मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ अगर एक्शन लिया और उनको पारिख कर दिया, तो आप याद रखिए कि पाकिस्तानी कौम कभी भी इस किस्म की चीज़ों को माफ़ नहीं करेंगे। देखिए, इतना जुल्म पायजीसा साहब न करें, देखिए पाकिस्तान पे रहम करें। हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि पाकिस्तान पे प्लीज़ रहम करें। जिस तरीके से वो अपने हमख्याल जजेस के बेंचेस बना रहे हैं, अभी ये जो नैब कानून में तरामीम के हवाले से पिछले जाने वाले चीफ जस्टिस साहब ने जो एक तारीखी फैसला दिया, उसके खिलाफ अपील के लिए जो बेंच अगर बनाया गया है और उसको अगर रिवर्स करेंगे तो पाकिस्तानी कौम की 1100 अरब रुपए इन लोगों को माफ़ कर दिया। ये कौम के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। देखिए, पायजीसा साहब ने अगर ये काम कर दिया तो ये कौम और मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। याद रखिए कि मेरे ख्याल में किसी भी जज के लिए पाकिस्तानी कौम के साथ ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि पायजीसा साहब ये चीज़ें नहीं करेंगे। वो न इन ईमानदार जजेस के खिलाफ कोई जुडिशल कमीशन को इस्तेमाल करेंगे और न उन कवानीन को दोबारा बहाल करेंगे जिसके ज़रिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, परवेज़ अशरफ, मतलब जितने तकरीबन 1100 या 1800 के करीब लोग हैं जिन्होंने कौम को लूटा है, उनके मुकदमात को ख़त्म करेंगे। अगर इन चीज़ों को किया जाएगा तो ये कौम के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा, बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। आप लोग इस पर ज़रूर नज़र रखें। अगर ये चीज़ें होंगी तो उसके खिलाफ आप लोग और कुछ नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे कम अज़ कम आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं कि हमारे साथ और हमारे मुल्क के साथ ये जुल्म मत करें। अपने आवाज़ के ज़रिए इन जजेस को भी आप रोक सकते हैं कि वो इस किस्म के गैर मुनसिफाना फैसले न करें। और अगर इमरान खान को सज़ा दी गई तो उसके खिलाफ भी आप लोग सोशल मीडिया पे कम अज़ कम आवाज़ उठा सकते हैं कि हम किसी भी सूरत में अमरीकी ग़ुलामी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, न अमरीकी ग़ुलामी को कबूल करेंगे कि अमरीका के प्रेशर की वजह से आप इमरान खान को सज़ा दे रहे हैं और उनको इलेक्शन से निकाल रहे हैं। देखिए, कब तक हम अमरीका की ग़ुलामी करेंगे? ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन अमरीका ने किया था, कि ये हमारे खुद मुख्तियारी को उन्होंने चैलेंज नहीं किया, तो कब तक ये चीज़ें पाकिस्तान के साथ होते रहेंगे? हमें यकीन है कि पाकिस्तान के साथ मजीद ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी और ये जो जजेस साहिबान हैं या जो बाकी बाइख्तियार लोग हैं वो कम अज़ कम पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के साथ
یہ زیادتی مزید نہیں کرنے دیں گے اور پاکستانی قوم بھی الیکشن کے دن گھروں سے نکل کر اپنے مستقبل کا فیصلہ، اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ خود ہی کریں گے، خود ہی اپنے مرضی سے کریں گے۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا تو یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کے بچوں کا بھی اسی طرح مستقبل ہوگا جس مشکلات میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔